सत्य को चाहे 100 पर्दों से ढक लो, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही एक सत्य 17 साल बाद पूरी दुनिया के सामने है। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास धमाका हुआ। तब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का ही शासन था। स्वर्गीय विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। आरोप लगता है कि आनन फानन में राजनीतिक साजिश के तहत हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। झूठा नैरेटिव बढ़ने के लिए उन्हें तरह तरह से प्रताड़ना दी गई। इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी सहित कई लोग शामिल थे। आरोप तो यहां तक लगे कि इन लोगों पर देश के बड़े बड़े हिंदूवादी नेताओं के नाम लेने का दबाव बनाया। इनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के बड़े फंक्शनरिस्ट का नाम लेने का शामिल थे। यानी एक गहरी साजिश की स्क्रिप्ट लिखी गई और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को लेकर खड़े हो गए। इसमें संतों को भी डालने की कोशिश की जी, लेकिन आज मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। आज सवाल है कि क्या कांग्रेस भगवा और हिंदू आतंकवाद पर माफी मांगते हुए अपनी भूल सुधार करेगी, जैसा कि बीजेपी आज डिमांड कर रही है। आज इसी पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। 17 साल बाद भगवा को इंसाफ मिला है। व्यूअर्स, यह ऐतिहासिक है, यह बहुत बड़ा है। हिंदू आतंकवाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। जिस केस के दम पर कांग्रेस ने भगवा को बदनाम करने की सियासी साजिश रची, हिंदू और भगवा आतंकवाद की थ्योरी तैयार की, उसकी आज हवा निकल गई, क्योंकि मालेगांव केस में कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, ये साबित नहीं हो पाया। ये भी साबित नहीं हो पाया कि कर्नल पुरोहित ने बम बनाया। विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने किया था। पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के द्वारा पता लगा था कि उसकी बहुत शारीरिक प्रताड़ना हुई है। प्रज्ञा से मिली में महिला होने के नाते, और प्रज्ञा ने कहा कि जो आपने सुना वो सब सच है। एक भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा। भगवा की जीत हुई है, भगवा की विजय हुई है। जो इन्होंने केस को फ्रेम किया है, जब तक वो कन्फ्रेम नहीं आएंगे तब तक न्याय नहीं माना जाएगा। लेकिन आज कांग्रेस की सियासी करतूत दिखानी भी जरूरी है, जिसके तहत भगवा आतंक का झूठा नैरेटिव फैलाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। The message is that right-wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blast. कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है, ये हमें। अब यही दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हिंदू एंड टेरर आर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं और हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बावजूद कुछ विपक्षी नेता बेचैन हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 17 साल बाद भगवा को इंसाफ। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का, और आज का विश्लेषण वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की भगवा साजिश वाली क्रोनोलॉजी समझाने वाला विश्लेषण। मालेगांव ब्लास्ट की शुरुआती जांच महाराष्ट्र की एटीएस ने करी थी, याद करिएगा ये बात। तब केंद्र में यूपीए की सरकार यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी।
हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों पर आतंकी साजिश का आरोप लगा और गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री ने उसको लीड करा। आरोप लगा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के सीनियर लीडर्स का नाम लेने का दबाव बनाया गया। यह बोला गया कि मोदी का नाम लो, अमित शाह का नाम लो, योगी का नाम लो, आरएसएस का नाम लो, तब तुम्हें बख्शेंगे। यानी पूरा प्लान था आरएसएस और हिंदू संगठनों को आतंकवादी दिखाने का। यह कांग्रेस की रणनीति थी उस समय की। लेकिन आरोपियों को प्रताड़ित कर जबरदस्ती बयान दर्ज करवाने के आरोप लगे। बहुत प्रताड़ना हुई थी, इतनी ज्यादा प्रताड़ना हुई थी, मैं आज आपको लाइव बताऊंगा। आरबीएस मणि मेरे साथ जुड़ेंगे। और उसके बाद जबरदस्ती गवाह तैयार किए गए, जिनमें से 40 लोग कोर्ट में बयान उन्होंने बदल लिया। उन्होंने बोला हमें प्रताड़ना की गई, हम पे दबाव डाला गया, इसलिए हमने ये झूठ बोला है। उन्होंने अपने बयानों को बदला और आज मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने सातों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। सोचिए कांग्रेस की साजिश क्या थी। हिंदू आतंकवादी है। कांग्रेस ये चाहती थी कि डिक्लेयर करना कि हिंदू आतंकवाद है। और आपको आज हमने सुनाया क्या कुछ बोला पी चिदम्बरम ने, क्या कुछ बोला सुशील कुमार शिंदे ने। और ये वो नेता हैं जो कांग्रेस की क्रीम थे उस समय की, और आज भी है। भाई चिदम्बरम तो आज भी हैं और दिग्विजय सिंह तो आज भी है एक्टिव। और अब तो शिंदे कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, मैंने दबाव में बहुत गलत काम किया था। क्या भगवा आतंकवाद पर माफी मांगकर भूल सुधार करेगी कांग्रेस पार्टी? यह आज का मूल प्रश्न है। उमा भारती मेरे साथ हैं, उज्जवल निकम मेरे साथ हैं इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ आरबीएस मणि है, मेरे साथ उपाध्याय जी हैं, मेरे साथ वारिस पठान है। लेकिन उमा जी, दीदी नमस्कार। उमा जी आपसे ही सीधा बात कर रहा हूं मैं। उमा भारती जी, अमीश बोल रहा हूं मैं पैनल में सिर्फ हाँ, आप मुझसे ही बात करेंगे। आपको पैनल पे नहीं लिया जा रहा, फुल फ्रेम पे दिखा रहे हैं आपको हम। उमा भारती जी आप ही हैं। नहीं, मैं पैनल में भाग लेने में मुझे पैनल में भाग लेने में अरे पैनल पे नहीं है दीदी, एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं, पैनल पे नहीं है। अच्छा ठीक। उमा भारती जी मेरा सवाल आपसे डायरेक्ट है। कांग्रेस ने मुझे पैनल में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन मैं अभी हो नहीं सकती पैनल में, क्योंकि मैं खत्म, मुझे कहा गया 5 मिनट बात करनी। मैं 5 मिनट ही आपसे बात कर रहा हूँ। आप देख नहीं पा रहे। उमा भारती जी मेरा प्रश्न आपसे ये है मैडम कि जिस तरह से भगवा आतंकवाद की एक थ्योरी को फ्लोट किया गया, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को फ्लोट किया गया, आज वो पंचर हो गई पूरी तरह से कोर्ट के सामने। क्या कहना चाहती हैं आप कांग्रेस के उस दौर की सरकार? पंचर हो गई क्योंकि इसके जी हाँ, इसका कारण ये था कि वो मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करना चाहते थे, सत्ता में बने रहना चाहते थे। और सत्ता में बने रहने के लिए उनको लगा कि हिंदुओं का डर बिठाना पड़ेगा मुस्लिम समाज में, तो हमें भगवा आतंकवाद की थ्योरी क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये बहुसंख्यक समाज जो है ये भी आतंकवादी है। और ये डर पैदा करने के लिए एक घटना घटी मालेगांव में, और उस घटना के आधार पर जिन लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया और जिन पर ट्रायल चले, उनको इतना अत्याचार, एट्रोसिटीज़ की गई और उनको ये मजबूर किया गया कि वो नाम ले दें कुछ लोगों के, जिसमें राष्ट्रवादी संगठनों के कुछ वरिष्ठ लोग हों और बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता हों, कि इन लोगों के कहने पर ही ये पूरा एक समूह है जो काम कर रहा है और ये सब भगवा आतंकवाद। लेकिन उस दौर में आपको भी ट्रैप करना चाहती थी कांग्रेस, लेकिन आज आप भावुक हो गई जब आपने साध्वी प्रज्ञा की प्रताड़ना को सुना। अमीश मेरी बात तो सुन लो। अमीश पहले आप मेरी बात सुन लो, आपके सवाल को छोटा करो और जवाब कुछ बड़ा होने दो। हाँ सुनाओ। उस समय पर साध्वी प्रज्ञा जी को जो स्थिति बनाई गई, कर्नल पुरोहित को तो बहुत टॉर्चर किया गया, साध्वी प्रज्ञा को भी भयानक टॉर्चर सहने पड़े, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि हम ये नाम नहीं लेंगे। और इसलिए जो एक बात उठ रही है कि मालेगांव ब्लास्ट तो हुआ है और लोग मरे हैं, तो वो मामला ही अलग हो गया। वो जो मरे हैं और जिनने मारा है वो ना वो मारे गए पकड़े जा सके और ना वो मरे गए लोगों के साथ कुछ न्याय हो सका, क्योंकि इन्हें पूरी नैरेटिव ही गलत कर दिया है, पूरी थ्योरी गलत कर दी। और इसका परिणाम ये निकला कि आधार बना ही नहीं। जो लोग कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन में ठीक से नहीं हुआ, अरे उस समय हमारी सरकार थी ही नहीं, केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और शायद महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई कमी है, यानी इन्वेस्टिगेशन गलत है, पूरा का पूरा मामला गलत है, फर्जी है। और ये सब हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, भारत को कलंकित करने के लिए हुआ था। आप कह रहे हैं हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस, उमा भारती, मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये थोड़ी है हिंदू समाज।
हिंदू समाज तो बहुत विराट है, बहुत बड़ा है, ये अपने आप को हिंदू समाज के ठेकेदार कैसे मानते हैं? कांग्रेस का बयान है ये। नहीं, हम नहीं मानते नेता, हम अपने आप को सिर्फ हिंदू मानते हैं। नेता तो आपने बना रखा है कि हम हिंदुओं के नेता हैं, आप भी बन जाइए। आप राष्ट्रीय हित की बात करिए ना, आपको कौन रोक रहा है उनका नेता होने से? आप उनके हितों की बात करिए, वो आपको अपना नेता मान लेंगे। हम नेता होने का दावा नहीं करते, लेकिन हम हिंदू होने का दावा करते हैं, और हिंदुत्व हमारा प्राण है, राष्ट्र की प्राण शक्ति हिंदुत्व है, इसका दावा हम करते हैं। आज आप भावुक भी हो गई, इमोशनल भी हो गई उमा जी। मैं इमोशनल क्यों नहीं होंगी? कितना अत्याचार हुआ है प्रज्ञा पर। ऐसा हमने सुना था कि औरंगजेब के टाइम पर, बाबर के टाइम पर, सबसे ज़्यादा औरंगजेब के टाइम पे ऐसे जुल्म ढाए गए। हमारी अपनी देश की सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार, एक झूठ को सच में बदलने के लिए और एक बहुसंख्यक समाज को पूरी दुनिया में कलंकित करने के लिए, इस देश को पूरी दुनिया में कलंकित करने के लिए, इस देश का बहुसंख्यक समाज आतंकवाद का समर्थक हो गया है। इसको निरूपित करने के लिए जिस तरह से एक महिला के ऊपर, एक संत के ऊपर अत्याचार हुआ, एक आर्मी के ऑफिसर के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके सहयोगियों पर हुआ, वो कितना दुखद तक, कितना हृदय को चीर देने वाला था। तो मैं तो जब प्रज्ञा को पहली बार मिली तभी मैं बहुत रोई थी, नासिक की जेल में बहुत रोई थी। बल्कि प्रज्ञा ने मुझे समझाया था, इतनी तेजस्विनी महिला है वो, शेरी जैसी, दुर्गा जैसी। जी, लेकिन आज दिग्विजय सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। वो कहते हैं हिंदू आतंकवाद नहीं होता, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है, आतंकवाद होता है। तो दिग्गी राजा को आप क्या कहना चाहती हैं? अब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका कभी मजाक नहीं बनाती, बस मैं उनको यही कहूँगी कि भैया एक बात पर टिका करो। जब आपने कहा था ना कि भगवा आतंकवाद, तो आपने को याद नहीं रहा कि आपके पिताजी और आपके परदादे जो राजा थे वहाँ के, वो भगवा पाग पहनते थे, पगड़ी, और उस पगड़ी पे आपने कालिख पोती, भगवा आतंकवाद कह करके। आपने अपने पूर्वजों को ही आतंकवादी कर दिया। आपने अपने पूर्वजों को ही आतंकवादी कह दिया। नर्मदा जी में एक बार और स्नान कर लो, गंगा जी में स्नान कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया उमा भारती जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस महत्वपूर्ण दिन के ऊपर। भगवा को इंसाफ मिला है। उज्जवल निकम मेरे साथ है। उज्जवल निकम, ये कितना बड़ा इंसाफ है? कांग्रेस कह रही है कि होना ही था क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अभिषेक, मैं ये बात तो पहले क्लियर करना चाहता हूं कि ये ट्रायल मैंने नहीं चलाई थी, और जहां तक बम्बई कोर्ट का जो जजमेंट फैसला आया है उसमें कई बातें ऐसी कही गई है कि जिसके आधार पर मैं मेरा विस्तृत विवेचन करूंगा। पहली बात तो ये कहा है बम्बई जज साहब ने कि इसमें जो कानून लगाया था, यानी जो ULPA एक्ट लगाया था, उसके तहत कोई प्राइमा फेसी सबूत ही नहीं। दूसरी बात कोर्ट ने कही है कि इस केस में डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं, लेकिन सर्कमटेंशियल यानी परिस्थितिजन्य सबूत है, लेकिन प्रोसिक्यूशन फेल हो गई ये सबूत की चेन इकट्ठा करने में। तीसरी बात ये अहम है, जिन गवाहदारों के बयान लिए गए थे, वो गवाहदारों ने कोर्ट में कहा कि हमें प्रेशराइज किया था, इसलिए हमने वैसा बयान दिया था, हालांकि हमने कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं, हमारे सामने कुछ छुआ नहीं। सवाल अब यह पैदा होता है कि अगर आरोपी की रिहाई होती है, कच्चे सबूत के आधार पर उनको अगर गिरफ्तार करता था, तो इसको ATS को जवाब देना पड़ेगा। जी, लेकिन उज्जवल निकम, मेरा आपसे सवाल है, अब जमात कह रही है कि हम फर्दर आगे कोर्ट जाते हैं। कांग्रेस भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कांग्रेस के कुछ नेता भी प्लान कर रहे हैं कि इस पे फर्दर कोर्ट में जाएंगे, इस फैसले के खिलाफ ऐसी प्लानिंग चल रही है। अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? नहीं, देखिए, अभी वो उनको इससे तो बात ये साफ जाहिर होती है। अगर कोई प्राइवेट जान रहे तो इसका मतलब ये है कि ये फैसला जो है, जिसके आधार पर हमारे देश में धर्म बांटने का काम किया है, जिस शक्तियों ने किया है, उनको ये फैसला बहुत चुभा है। और इसलिए चुभ रहा है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में दरी और बढ़े, और इसलिए सैफ्रॉन टेररिज्म ये नई टर्मिनोलॉजी उन्हें ला ली। अगर ये जमात कहती है, अगर कांग्रेसी नेता कहते हैं, तो मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत बुरी बात है। इस प्रकार सियासत करना ये बहुत गलत होगा। जी, और इससे आगे चलकर हमारे देश जी, के अंदर एक सेकंड में आपको रोकना चाहता हूं। मेरे साथ अजय उपाध्याय हैं। अजय उपाध्याय, क्या आपको लगता है कि ये वाकई कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है आज जो हुआ है? आपने जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को चलाया, आज वो डिमोलिश हो गई है। इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। पहली बात, उज्जवल निगम जी चूंकि अभी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से बोलेंगे। क्या हेमंत करकरे जो बात कर रहे थे
एक राष्ट्रवादी जिनको गोलियों से खाना पड़ा और वो शहीद हुए, क्या वो गलत, पूरी तरह वो गलत थे? और उज्जवल निगम जी चूंकि अब राज्यसभा में चले गए कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से, तो ये सबसे विद्वान और सही हो गए। हालांकि अभी चले गए, यहाँ होते तो मैं उनसे जरूर हैं वो, लेकिन दूसरी बात, मैं आपसे सारी बात में कर रहा सवाल पूछ रहा हूं, शुरुआत जो कर रहा हूं भाई देखिए, या तो मैं ऐसे कर लूंगा, नहीं बिल्कुल, आपको मुंह बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को आपने बनाया ना, कांग्रेस ने बनाया। अब आप प्रश्न का जवाब तो सुनिएगा ना, प्रश्न किया मैंने, अब जवाब दे रहा हूं। देखिए, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, धर्म है। आपने हिंदू आतंकवाद बोला, क्या माफी मांगेंगे उसके लिए आज? अब मैं बोलूं? हाँ, बोलिए 30 सेकंड। मुझे 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आप मत बोलने दीजिएगा मुझे। पहली बात, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, ये सबको पता है और सभी इस बात को मानते हैं जो मानवता को मानते हैं। जो सियासत करते हैं, जो जाति और धर्म के बंटवारे से अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी कभी भी मानवता के धर्म को आगे बढ़ाई है, कभी भी अपनी सियासत के लिए और राजनीति के लिए किसी भी धर्म को बांटने का काम नहीं करती। रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ने भगवा और सैफरन टेररिज्म और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को कांग्रेस ने जन्म दिया। भाई आप आतंकवाद में हिंदू धर्म को आप ही लाए, आप ही की देन है, बिल्कुल आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कांग्रेस को हर हाल में माफी मांगनी होगी। एकनाथ शिंदे ने बोला कांग्रेस ने हिंदू धर्म पे अत्याचार किया है। ओके, मैं 10 मिनट से मैं सुन रहा हूं। उमा भारती कह रही है कि औरंगजेब ने उतनी प्रताड़ना नहीं करी थी जितनी कांग्रेस की उस सरकार ने करी। जवाब दीजिए। 10 मिनट से मैं उमा भारती जी गाली देने का एजेंडा आप चला रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। मैं क्या चला रहा हूं? 1 सेकंड में चला रहा हूं। मैं 1 मिनट में सुनिएगा। आप 1 मिनट बोलिए सर, तो बोलिए, मैं क्यों बार-बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? सिर्फ इतना कह रहा हूं, कम से कम इतना तो सम्मान अपने पत्रकारिता का कर लीजिए। पत्रकारिता का ही सम्मान है। 1 मिनट तो सुन लीजिए। विपक्ष के पार्टी जिसको गाली यहां बैठ के लगातार नैरेटिव चला रहे हैं। मैं कहता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, वो मानवता का दुश्मन है। इसको आपको दिक्कत है? यह कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता यहां कह रहा है और यह सदैव यही हमने कहा। आरके सिंह सांसद भाजपा में जाके मंत्री बने, यदि यह टर्म उन्होंने क्वाइन किया था, भाजपा को माफी मांगने की जरूरत है। वो उस समय गृह सचिव चिदंबरम पे माफी मांगेंगे, सुनिए ना माफी मांगेंगे, मेरी बात दिग्विजय सिंह पे माफी मांगेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह पे माफी मांगेंगे। आपकी सरकार ने यह फैसला किया, आपकी सरकार महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक थी और आपने मोदी को फंसाने के लिए, अमित शाह को फंसाने के लिए, बड़े अमित शाह के प्रेमी बन रहे हैं, बड़े मोदी के भक्ति कर रहे हैं। करिए कीर्तन करिए। 1 मिनट नहीं दिया आपने मुझे, 1 मिनट नहीं दिया है मुझे आपने। आपने 1 मिनट नहीं दिया। How big is this win? ये कितना बड़ी जीत है। उमा भारती भावुक हो गई इसकी चर्चा करते करते। कह रही थी औरंगजेब ने इतना अत्याचार नहीं किया जितना कांग्रेस के उस समय के शासन ने किया। मैं आपको आगे मौका दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी का ऑडियो बोलिए प्लीज। 1 मिनट मुझे बोलने नहीं दिया, ऑडियो बंद कर देंगे। आपने 1 मिनट से ज्यादा बोला। डिबेट को प्रेम से अस्वीकार करके और मैं जाऊंगा। ओके, बोलिए। यदि आप नहीं बोलने दे रहे हैं तो आप बोलिए। सुधांशु जी बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड आपके हैं, प्लीज मेक योर पॉइंट। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, बैठिए सर, बैठिए। देखिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से बोलूं। अभी अजय उपाध्याय जी ने बोला कि साहब ये आरके सिंह जी ने क्वाइन किया। मैं सारे दर्शकों से जाके कहता हूं चेक करिए, आरके सिंह बने होम सेक्रेटरी 30 जून 2011 को और 25 दिसंबर 2010 को या 25 अगस्त 2010 को चिदंबरम साहब एज होम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे सैफरन टेरर बोल चुके हैं। ये मेरा इको कर रहा है, जरा इसको ठीक करा दीजिए। जी सुधांशु जी बोलिए। दिग्विजय सिंह जी 2007 के चुनावों के प्रचार में हिंदू आतंकवाद बोल चुके हैं। राहुल गांधी बकौल विकीलीक्स, मैं ये नहीं दावा करता सही है, पर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। जो उस समय रोमर थे यूएस एम्बेसडर, उनसे जुलाई 2009 में जाके कह चुके हैं कुछ लोग लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन करते हैं मुसलमानों में कुछ लोग, मगर ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद है जो हिंदू रेडिकलिज्म आ रहा है। और यह केस ही 2011 में पहले ही एनआईए को ट्रांसफर किया जा चुका था। क्या बचकाने तर्क कांग्रेस के लोग देने लगते हैं आके, फैक्ट कोई चेक नहीं करते। वास्तविकता में क्या है अमीश जी, मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस का एजेंडा जो अब 2021 में आपको समझ में आया, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यह आज से नहीं है, यह 2004 में जब से सत्ता में आए उस जमाने से था। क्योंकि कांग्रेस को जब सत्ता मिली तो उन्हें अचानक लगा कि वो मुस्लिम वोट बैंक जो उन्होंने क्षेत्रीय दलों से छीना था,
देखिए, उन्होंने लालू और मुलायम से छीना था, वो छीन के ले गए थे मुस्लिम वोट बैंक उनका। अब उन्हें लगा कि ममता, कम्युनिस्ट पार्टी ले गई थी बंगाल में, डीएमके ले गई थी तमिलनाडु में, और एनसीपी ले गई थी काफी हद तक महाराष्ट्र में। तो बड़े राज्यों में मुसलमानों के कट्टरपंथी तबके को संतुष्ट करके, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा तार तार क्यों ना हो जाए, या अर्जी फर्जी सारे केसेस वो किए। और इसके लिए मैं सब प्रमाणिक बात बोलता हूं, मालेगांव ब्लास्ट हुआ 2008 में, इनसे पूछिए 2014 तक चार्जशीटें नहीं फ्रेम कर पाए। सितंबर 2008 में हुआ, आप चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए 2014 तक। और उधर आप कहते हैं 26 नवंबर 2008 को हुआ, कसाब को आपने फांसी दे दी। यानी आपने एक्विजिशन करा के चार्जशीट करके आपने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करा दिया। जहां मैं चैलेंज करके पूछता हूं, चार्जेस ही नहीं फ्रेम हुए थे 2014 तक के जाने तक। अगर 6 साल चार्जेस नहीं फ्रेम हुए तो समझ लीजिए विशेष आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अनइंटरप्टेड मुझे जितना उनको समय दिया है बस उतना ही बोलने दीजिए, उससे ज्यादा करना। आज जो केस हुआ है, केस का जो फैसला आया है, जिस रिहाई पे पूरी भाजपा की एक लॉबी जो है यहाँ उछल उछल करके कांग्रेस को गाली दे रही है, या मीडिया का भी आज पूरा वर्ग उसी पे लगा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोर्ट ने क्या कहा है? आरोपी जो है, उन आरोपी को जो गवाह थे, गवाह पलट गए। संदेह के घेरे में आज भी कोर्ट ने कहा है स्पष्ट तौर पे कि संदेह है उन पर, और इस संदेह को बरकरार रखा जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं संदेह बरकरार है पूरे केस में। दूसरी बात, जिस तरह से बार बार आप चर्चा कर रहे हैं, भाई 14 से लेकर के और ये 25 है, 11 साल आपकी सरकार थी। रोहिणी सलीवान जो है वो अभियोजन पक्ष की थी, उस समय सरकारी वकील जिसको कहें आप, प्रोसिक्यूशन के को कर रही थी। उनको एनआईए का अधिकारी 2015 में कहा कि केस को धीमी करो, केस को आगे नहीं बढ़ाओ। 6 लोग जो 164 का बयान दिया था गवाह, वो इन बिटवीन अभी आपके रिजीम में पलट गया है। गवाह के अभाव में, सबूत के अभाव में यदि कोई केस उसको लाभ मिला है, कोर्ट ने कहा है, तो इसके लिए दोषी कौन है? अजय जी मैं आ जाऊं, बस लास्ट में कर देता हूं, उसके बाद अब बात आती है, आपने जो भी यहां एजेंडा आपको चलाना है, भाजपा के लोगों को चलाएं। लेकिन ये तो सच है कि 6 लोग मारे गए, 100 लोगों से ज्यादा घायल हुए, बम मिला, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? अजय जी, आप 1.5 मिनट बोला आपने, पकड़ लीजिए आप, अब पकड़ ले, ठीक है, 1 मिनट। अब आप बताइए। मैं आपसे फिर 10 सेकंड में आप एक जवाब दे दीजिए। मेरा आपसे अजय जी सवाल है, बिल्कुल इत्मीनान से जवाब दीजिएगा कि हिंदू आतंकवाद एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? भाई सवाल ही नहीं है, ना हिंदू करता है ना मुस्लिम करता है। अब यही रुक जाइए ना, धर्म का कोई आतंकवाद नहीं है। तो क्या चिदम्बरम और शिंदे ने और दिग्विजय सिंह ने उस दौर में कांग्रेस की सरकार ने गलत बयान दिया? देखिए, अभी भी आप बयान सुना रहे हैं, अभी बयान सुना रहे हैं, अभी सुनाया है आपने। ये क्या कह रहे हैं, क्या कहा अभी चिदम्बरम साहब ने? हिंदू आतंकवाद शब्द यदि यूज किया है तो मैं यहीं से आपके इस मन से क्षमा मांगूंगा। सेफरन हिंदू शिंदे ने यूज करा, नहीं, हिंदू टेररिज्म वर्ड किया है। जिन लोगों ने भी वर्ड यूज किया है वो गलत है यदि किया है तो। लेकिन आपका चैनल जो दिखाया है, मैं दोनों बाइटें सुना दूं आपको? दिखाइए। अच्छा, दोनों बाइटें चला देते। सुधांशु त्रिवेदी, संगीत रागी, आरबीएस मणि, ओके, विवेक, वारिस पठान, में दोनों बाइटें दोबारा प्ले कराओ। इसी बीच में विंडो में बाइटें प्ले करिए दोनों बाइटें। दूध का दूध और पानी का पानी। Is that right-wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blast. The message is that right. वे भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम करते हैं। सुशील कुमार शिंदे, यदि उन्होंने बोला है तो ये गलत था उनका, उन्होंने बोला पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। हिंदू आतंकवाद बोला सुशील कुमार शिंदे ने। नहीं, ओके, आपने बोला, उन्होंने ये बात बोली है, ये तो होम मिनिस्टर थे, किस कॉन्टेक्स्ट में कहां बोली है? गृह मंत्री थे, सरकार का स्टैंड था उस समय। वो कहां बोल रहे हैं और क्या उस समय ये सरकार का स्टैंड था? नहीं, सरकार का स्टैंड था। चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, क्या गृह मंत्री थे? वो बिल्कुल गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। सवाल ही नहीं है। सुशील कुमार शिंदे ने बतौर गृह मंत्री बोला था कि आतंकवाद के आरएसएस आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलाता है, आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलाता है आरएसएस। ये बताइए ध्रुव सक्सेना कौन है, किस पार्टी और किस? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आपने 1 मिनट मांगा था, आज वो बात है। अजय जी, अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं, अब आप मेरे व्यूअर्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आज का बड़ा महत्वपूर्ण डिबेट है, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे।
सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी शार्प रिप्लाई 50 सेकंड, मेरा भी ऑडियो डाउन करिए। सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड। सुशील कुमार शिंदे, सुनिए, ये जो सुशील कुमार शिंदे बोले हैं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में जनवरी 2013 में बोले, और उस समय बतौर गृह मंत्री बोले। और जब संसद का सत्र शुरू हुआ, सुषमा स्वराज जी ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन कहा कि गृह मंत्री भारत सरकार ने बोला है ट्रेनिंग कैंप चलते हैं तो सदन के पटल पर वो रिपोर्ट रखें जहां हिंदू आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। तो जानते क्या हुआ? गृह मंत्री कांग्रेस सरकार ने अपना बयान वापस ले लिया संसद के पटल पर और कहा मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। और अजय जी, अब आपके दूसरे गृह मंत्री का बयान बताता हूं जो मैं कोट कर रहा था। 25 अगस्त 2010 चिदम्बरम साहब ने एज होम मिनिस्टर बोला, देयर इज द रिसेंटली अनकवर्ड फिनोमिना ऑफ सेफरन टेररिज्म दैट हैज बीन इंप्लीकेटेड इन मैनी बॉम्ब ब्लास्ट इन द पास्ट। अब बताइए, और एक लाइन और कह दूं अमीश जी, ये कहते हैं आतंकवाद किसी मजहब का नहीं होता। इन्होंने कहा सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग 2004 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने क्या की? कोटा विड्रॉ किया। किस आधार पे? कि मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। लेफ्ट ने बोला था विड्रॉ करने के लिए नहीं होता, जैसे आतंकवाद लेफ्ट ने बोला था विड्रॉ करने के लिए कि हम सपोर्ट तब देंगे कोटा विड्रॉ करो, और हां भरी थी, हामी भरी थी कांग्रेस ने। मैं अच्छे से जानता हूं, आई वाज रिपोर्टिंग एट दैट टाइम। लेफ्ट ने बोला था कोटा विड्रॉ करने के लिए, और लेफ्ट सबसे पहले बोल के आया था कि भगवा आतंकवाद होता है, और कांग्रेस ने उस थ्योरी को बाय किया। और कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों में से एक है, कांग्रेस का आज जो हश्र है वो हिंदू आतंकवाद बोलने के कारण है, और ये सदियों तक रहेगा। कांग्रेस इससे बच नहीं पाएगी। जब जब चुनाव आएगा, जब जब हिंदू आतंकवाद का नाम आएगा, तब तब कांग्रेस की उस सरकार को याद किया जाएगा जो हिंदुओं को आतंकवादी बता रही थी। ओके विवेक, पोटा हटाया था, आतंकवाद को धर्म नहीं होता, हमारा बड़ा पोटा को हटाने के लिए कहा दबाव था डाला था क्योंकि पोटा जी हाँ हमारा स्टैंड था, और हमने कहा था उस समय की सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पोटा हटाइए। बहुत सारे मुसलमान नवयुवकों का विक्टिमाइजेशन हो रहा था, और ऐसे बहुत सारे केसेस आए। 15-15 साल 10-10 साल से लोग बैठे हुए थे, और लास्ट में इनोसेंट। सुनिए जरा, लेट मी कंप्लीट नाउ। नंबर 1, नंबर 2, जहाँ तक भगवा आतंकवाद की बात है या हिंदू टेरर थ्योरी की बात है, ये किसी ने नहीं कहा कि सारे के सारे हिंदू यहाँ पे टेररिस्ट हैं, लेकिन हर कम्युनिटी के अंदर कुछ गलत एलिमेंट्स होते हैं। इस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दिया था होम मिनिस्टर ने, उस समय के सुशील कुमार शिंदे ने, इसी कंटेक्स्ट में दिग्विजय सिंह जी ने बोला था, और किसी ने किसी कम्युनिटी रिलीजन को टारगेट नहीं किया था। यहाँ जिहाद शब्द रोज यूज होता है, इस्लामिक आतंकवाद रोज यूज होता है। धर्म के अंदर घुस जाएंगे सुधांशु त्रिवेदी और डायसेक्शन शुरू कर देंगे कुरान का, और आयतें कोट करने देते हैं। ये तो किसी ने नहीं कहा ना। लेकिन अगर आप एक भीड़ को ले जाकर के बाबरी मस्जिद को तोड़ते हो, और ये साधी प्रज्ञा जिन्होंने बतौर आतंकवाद होता है आपकी राय में? अगर मेंबर पार्लियामेंट, हाँ सुने, अगर मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा एज अ मेंबर पार्लियामेंट गोडसे को एंडोर्स करती है और गांधी को गलत कहती है, तो हाँ क्या कहना चाहिए इसको? द फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ दिस कंट्री वाज नाथुराम गोडसे। और अगर वो एंडोर्स कर रही है कि हिंदू आतंकवाद होता है, आज भी लगता है आपको हिंदू आतंकवाद होता है? व्हाई विल यू नॉट टॉक अबाउट इट? टॉक अबाउट इट विवेक, हिंदू आतंकवाद होता है कि नहीं होता? इत्मीनान से बात करिए। ये गवाहों को मैनिपुलेट करके, गवाहों का सारे पलट जाने से इसको आकर के, और कोर्ट ने सीधा कहा है, ओके आरवीएस मनी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके आरवीएस मनी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आरवीएस मनी गवाहों को मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेशन अरे मैं बोलना चाहता हूं। बोलिए आरवीएस मनी। मैं एक चीज बताता हूं, अगर मुझे को 10 मिनट बड़े 2 मिनट समय दीजिए, मैं आधार सहित बोलूंगा। और मेरे सभ्य, मैं समझता हूं कि मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं सभ्य हैं। अगर कोई बीच में बोलता है तो वो इंटेग्रिटी और सभ्यता सभी में शॉर्ट कमिंग है, इसलिए पहले बोल देता हूं। जो अजय उपाध्याय हो या कोई भी हो, भारत सरकार में 2008, 9, 6, 7 वगैरह में पार्लियामेंट क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। पाकिस्तान एंड पीओके बेस्ड ISI स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स आर कॉजिंग टेरर अटैक्स इन इंडिया। और आप कहते हैं हिंदुओं को अरेस्ट करते हैं 2008 में टेरर अटैक्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुस्लिम था हिंदू हुआ, और कहते हैं हिंदू टेरर हैज हैपेंड। पार्लियामेंट में सच बोलते हैं, वहाँ कोई हिंदू टेरर नहीं बोला, वहाँ ये बार बार बोल रहे हैं, कोई भी आगे जाके वेरीफाई कर ले। मतलब इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट को बचाने के लिए ये वास्तव में हुआ है। आपका समझौता ब्लास्ट में देखिए, जो रियल परपेट्रेटर्स पाकिस्तानी थे उनको बाहर भगा दिया और यहाँ असीम आनंद को अंदर किया। तो कांग्रेस की तत्कालीन नीति थी पाकिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए इंडियन हिंदू उसको अंदर करके, ताकि हिंदू अंदर जाए
और पाकिस्तानी आके और टेरर अटैक करे, फिर जाके उसी के परिणाम में हिंदू और हिंदू अंदर जाए। ये साइकिल चलाने की कोशिश की है। ये मैं पूरे दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आरबीएस मणि ये पाकिस्तानी प्रेमी है। वो सिगरेट से कैसे जलाया गया था, एक मैं कहानी आपसे सुनना चाहता हूं, एक आपकी गवाही सुनना चाहता हूं। सिगरेट वो भी पाकिस्तानी, वो इशरत के, अच्छा एक बात सुनिए, सिगरेट जलाना इशरत जहां केस में भी दो अजमल राणा और जीशन जौहर दोनों पाकिस्तानी थे। वो पाकिस्तानी के सपोर्ट में इन्होंने मेरे पे सिगरेट जलाया। तो ये पाकिस्तानी पेपरी कांग्रेस है, अंडर सेक्रेटरी है होम मिनिस्ट्री के फॉर्मर और आईएनसी के बीच में। ओके वारिस पठान, देखो मैं सिर्फ आधार पे कह रहा हूँ, पूरे आधार पे कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का ही जननी है हिंदू आतंकवाद को थ्योरी को जन्म देने वाली। वारिस पठान पाकिस्तान टेररिज्म की जननी है। एक्चुअली मैं लगता है भाई इनको बंद करेंगे तो बोलेंगे ना, जॉब से रिजाइन करके। ओके शांति, पाकिस्तानी प्रेमी अजय उपाध्याय, शांति। वारिस पठान, क्या आपको लगता है हिंदू आतंकवाद की थ्योरी आज डिमोलिश हो गई जो कांग्रेस ने क्रिएट करने की कोशिश करी थी? ये देखिए अमीश भाई, मेरा तो पहले से मानना है कि आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं होता। उनका सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि हमको दहशतगर्दी करना है, लोगों के जहनों के अंदर हमको डर पैदा करना है। और हमने हमेशा से हर आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों का खंडन किया था, करते रहेंगे। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही चाहिए जो आतंकवादी गतिविधियों के अंदर मुब्तला होता है। बात नंबर 2 अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो एनआईए का फैसला आया कोर्ट में, उसमें 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा थी, जिसमें कर्नल पुरोहित। तो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में ये था कि जो मोटरसाइकिल जिस पे बम रखा गया था, ब्लास्ट हुआ, उससे 6 लोगों की जानें चले गई और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए जो नमाज पढ़ने गए थे, मस्जिद में जा रहे थे, नमाजी 6 लोग मर गए और 100 से ज्यादा लोग उसमें घायल हो गए। अब सवाल ये कि जब सब एक्विट हो गए हैं, इनको कोर्ट ने बरी कर दिया ये बोल के कि एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर सका एनआईए, तो सवाल ये आ रहा है कि फिर ये 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, किस तरह से इनकी जानें चले गई? बम तो गिरा, आसमान से गिरा क्या जमीन से निकला, ये तो मालूम नहीं है हमको। अब दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसी तरह एक जजमेंट आया कुछ दिन पहले मुंबई की उच्च न्यायालय ने 12 बेगुनाह बेकसूर लोगों को जो ट्रेन धमाके में उनको बताया था इन्वॉल्व, 18 साल बाद उनको बरी कर दिया। महाराष्ट्र की सरकार फडणवीस ने, अमीश भाई, 670 पन्ने का जजमेंट था, लाइटनिंग स्पीड से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील एडमिट किया, मगर यह कहा कि अभी इनको वापस जेल में लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, मोदी से, अमित शाह से यही है कि क्या आप इस केस में जिसमें एक्विटल हुआ है अपील फाइल करेंगे या नहीं? क्योंकि कानून इक्वल होना चाहिए, सबके लिए बराबरी की बात करता है कानून। अमीश भाई, आपने अपनी 2 मिनट को बात क्यों रखा? ओके वारिस, आपको शांति से 2 मिनट मिले। वारिस पठान, तो अपील फाइल करो। नहीं, सुनिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही है जिन्होंने हमारे शहीद हेमंत करकरे जो 26/11 के टाइम आतंकवादी की जांच ठीक से नहीं हुई। असद ओवैसी ने भी गुरुवार को यही बात बोली कि जांच ठीक से नहीं हुई। ओके मैं सीधा रुक करता हूं प्रोफेसर रागी का। प्रोफेसर रागी, ये डिसीजन इसलिए आया है क्योंकि बीजेपी की सरकार है और इसलिए सब लोग बोल रहे हैं। सुनो ओके ठीक है, 1 सेकंड जवाब सुन लेते हैं ना प्रोफेसर आगी का। ऑडियो डाउन प्रोफेसर आगी, 40 सेकंड। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो इस नैरेटिव को बंद कीजिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का धर्म होता है इस्लामिक टेररिज्म इज ए ग्लोबल एक्सेप्टेड फिनोमेना। और 9/11 के बाद, चाहे वो स्पेन के अंदर हो, ऑस्ट्रिया के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मनी के अंदर हो, फ्रांस में हो, सब जगह बॉम्बिंग हुई है। भारत के अंदर भी बॉम्बिंग हो रही थी। इसलिए इस्लामिक टेररिज्म जो था वो एक बहुत बड़े पैमाने पर भारत के अंदर भी इस बात पर बहुत जिक्र चल रहा था। और आपको ध्यान में होगा कि 2004 का इलेक्शन जो लड़ा था उसमें जो है वो पोटा को खत्म करने के एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था, क्योंकि जो भी लोग पकड़े गए थे वो तो लेफ्ट ने भी चलाया था, लोग भी पकड़े जा रहे थे। ये और बात है, एक कांग्रेस को लग रहा था उसको मुसलमान वोट मिल जाएंगे और मिले भी। 10 सेकंड। तो चूंकि इस्लामिक टेररिज्म एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो गया था और कांग्रेस पार्टी को यह नैरेटिव तय करना था कि भाई ये तो ये टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। आज भी वारिस पठान बोल रहे हैं,
अरे होता है भाई, ठीक है, ये एक्सेप्टेड फिनोमेना है। और ओके वारिस पठान के लिए ओके प्रोफेसर आगे धर्म की बात हम नहीं करते ना भाई। देखिए अमीश भाई, देश का सबसे पहला आतंकवादी कौन था? नथुराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। 40 सेकंड बोल रहे हैं वारिस, बताइए मेरे को। ऑडियो डाउन कराओ आपका संगीत रागी, 40 सेकंड बोल रहे हैं, बोलिए वारिस। देखिए सुनिए अमीश भाई, ये आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूं, वरना ये लोग मानते नहीं। अभी सब लोग सवाल कर लिया मैंने, नथुराम गोडसे का कौन सा धर्म था जिसने महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन का कत्ल कर दिया था? सबसे पहला देश का आतंकवादी नथुराम गोडसे था, उसका कौन सा धर्म था? नक्सलाइटों का कौन सा धर्म है? चलिए बताइए मेरे को। इसीलिए धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ना। आतंकवादी आतंकवादी है, उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। अपने और कौन था हथियार? अरे वाह, फादर ऑफ द नेशन को मार डालने वाला आतंकवादी नहीं था। देश का सबसे पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे था। बोलो नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, हिम्मत है तो बोलो। ओके प्रोफेसर, आप उसको जिसने फादर ऑफ नेशन, ठीक है, ठीक है वारिस, यू मेड योर पॉइंट। भाई आपको बताना चाहता हूं, आपने 1 मिनट अपनी बात को रख लिया। ओके ऑडियो डाउन। ओके ओके प्रोफेसर आगे 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड प्रोफेसर आगे। देखिए दो चीजें होता है क्रिमिनल केस में, एक तो डायरेक्ट साक्ष्य और दूसरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस। डायरेक्ट कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, इसका मतलब कि यह पूरा केस फैब्रिकेटेड था, यह पूरा केस कॉन्कॉक्टेड था, यह पूरा केस मैन्युफैक्चर किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, शुरुआत के दिनों से ही इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ताकि हिंदुओं को भी, चूंकि इनका एक बड़ा वोट बैंक था, जो मुस्लिम वोट बैंक था, उसको ये कंसोलिडेट करने के लिए, ये कहने के लिए कि हिंदू भी आतंकवाद में शामिल है, ये थियरी नैरेटिव के डेवलप करने के लिए डेवलप किया गया, ताकि मुसलमानों को मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, आप अपने मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कांग्रेस और आपने ये थ्योरी चलाई। पुरोहित को भी नहीं छोड़ा। ओके यू मेड योर पॉइंट। कुछ नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नंबर 1 40 सेकेंड। संगीत रागी, सबसे पहले इस जजमेंट में जो आया है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। तो कृपा करके आप भी बोलें कि इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद कोई रियलिटी नहीं है, और यहाँ पे स्टॉप डाइसेक्टिंग इस्लाम एंड कुरान ऑन अ डेली बेसिस। नंबर 1, हाँ, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, यस, आप हिंदू राष्ट्र के जो पक्षधर हैं, जो नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि वन मोनोलिथिक संस्कृति 5000 साल पुरानी वही रेप्लिकेटेड रहे, जिनका टॉलरेंस माइनॉरिटीज के लिए 0 है, जिनको फर्क नहीं पड़ता अगर पोटा का मिसयूज हो रहा हो। तो मैं कह रहा हूं, हर कम्युनिटी के अंदर गलत एलिमेंट्स हैं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू। आप ऑडियो डाउन करिए। नहीं ये गलत है सुधांशु त्रिवेदी। ऑब्जेक्टिव ये था कि ये थ्योरी फ्लोट करना कि अगर मुसलमान, अगर इस्लामिस्ट टेररिज्म है तो हिंदू टेररिज्म भी है। थ्योरी यही एस्टैब्लिश करनी थी, मोटिव यही था, और ये सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में एस्टैब्लिश करने के लिए था। द थ्योरी वाज दिस। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जो बहुत यंग बच्चे हैं उन्हें न याद हो, मगर हमारे जो पैनल पे बैठे सारे लोगों को याद होगा, तकरीबन 20 साल पहले 2004-5 में, जैसे आज व्हाट्सएप चलता, उस समय केवल मैसेज चलते थे, SMS, और खूब SMS सर्कुलेट हो रहे थे। उसमें लिखा होता था, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। अब ये नैरेटिव इतना पिकअप करता चला जा रहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट को बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का पोटा तो चलिए भाजपा लाई थी, अटल जी की सरकार, हटाया मनमोहन सिंह सरकार ने। इससे पहले भी एक एंटी टेरर एक्ट आया था राजीव गांधी के जमाने में, टाडा, और हटाया गया नरसिम्हा राव के जमाने में। किस आधार पर? कि मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। अरे भाई, उसमें खालिस्तानी भी पकड़े गए, LTT वाले भी पकड़े गए, नक्सल भी पकड़े गए, नॉर्थ ईस्ट वाले भी पकड़े गए, मगर हो हल्ला मचा एक ही को लेके। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी वारिस पठान साहब के दिल में बड़ा दर्द हो रहा था कि मालेगांव मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ, इसमें 6 लोग मारे गए। तो मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं वारिस पठान साहब, मालेगांव मस्जिद को लेकर आपके मन में बड़ा शक है
कि ये हिंदुओं ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये रावलपिंडी की मस्जिद में जो धमाके क्यों होते हैं? ओके, वारिस पठान जवाब, वारिस पठान जवाब क्यों होते हैं? काबुल, कंधान, मकरान, हेरात, जलालाबाद, इशू क्या है सुधांशु त्रिवेदी के साथ, पता है आपको अमित भाई? और मैं एक मिनट में बात हो रही है हिंदुस्तान में, एक मिनट बात हो रही है भारत की, और मैं बात करेंगे ये ले जाएंगे हूं रावलपिंडी, अरे भाई रसिया, सुनिए, बात करिए भारत की, मेरे भाई भारत की पूरी बात आने तो दो भाई, पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात आने लगातार डिस्टर्ब करना ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। वारिस 10 सेकंड, पूरी बात नहीं हो रही है, फिर चिल्लाना शुरू कर देते 40 सेकंड्स फॉर यू। ओके सुधांशु जी 10 सेकंड्स। हाँ, मैं पूरी बात कहता हूं। अब भारत में मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में सबसे मुकद्दस मस्जिद मुसलमानों की हजरत बल, उसी पे आतंकवादी कब्जा क्यों करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और मुसलमानों की दुनिया में सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, उसी पे आतंकवादी कब्जा क्यों करते हैं? वो 20 नवंबर 1979 और 1993 के नवंबर में हजरत बल पे कब्जा। और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में हिंदुओं से लड़ाई है, आतंकवाद का कोई, उस मजहब का कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं है। और श्रीलंका में चर्चेस में ईस्टर संडे में धमाके होते हैं, और न्यूजीलैंड में आतंकवाद से कोई मजहब का लेना देना नहीं है। फिर उसी मजहब का बौद्ध मठों के ऊपर बर्मा में झगड़ा होता है, हमले होते हैं, मजहब का कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं है। कम्युनिस्टों से चाइना के सिटांग प्रोविंस में, बोस्निया हर्जोगोविना से में सर्बियों के साथ, सोमालिया में, इथोपिया में अफ्रीकियों के साथ, लंदन में। ओके, जवाब तो लेते हैं सुधांशु वारिस पठान की टर्न है अब। सुधांशु जी में इजरायलियों के साथ नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं। देखिए सुधांशु जी भी एक चीज तो मान रहे हैं, जो कोर्ट ने आज ऑब्जर्व भी किया है कि आतंकवादी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़ना बेवकूफी है। तो जो की वजह से भी ये हमला हुआ, जिसका मोटरसाइकिल यूज हुई थी, जिसमें आरडीएक्स के ट्रेसेस पाए गए थे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में भी आया था कि वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। तो जो भी लोग इन्वॉल्व थे, सजा मिलनी चाहिए। अब तो यही बोल रहे हैं ना सर, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही है जिसने हमारे बहादुर शहीद हेमंत करकरे को बदवा दी थी। हेमंत करकरे का इंटरव्यू देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा था, मैंने पूरी तरह से एविडेंस को देखते हुए हमने इनको अरेस्ट किया है, और दो जो भागे हुए आरोपी है। ओके सुधांशु 10 सेकंड, सुधांशु 10 सेकंड रिप्लाई। तो 10 सेकंड सुधांशु 10 सेकंड सुधांशु। बात नंबर 30, रोहिणी सेलियन ने जो एफिडेविट डाला उसमें कहा था कि मुझे एनआईए ने कहा कि स्लो जाओ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, इस मैटर में अपील फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताओ सुधांशु त्रिवेदी। अगर जवाब सुन लेते हैं ना, आपने बोला वारिस भाई, यू सेड, तो सुधांशु त्रिवेदी योर रिप्लाई 20 सेकंड सुधांशु, शार्प रिप्लाई। देखिए, जो अर्जी फर्जी केस डाले गए, रोहिणी सालियान जो कि सरकारी वकील थी कांग्रेस की, कोई जाके चेक कर ले, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। असीमानंद के कन्फेशन के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर यह कहता है कि चूंकि असीमानंद ने मान लिया है तो जितने मुस्लिम आरोपी है बरी कर देना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हिंदू मुसलमान कैसे नजर आ रहा है? रोहिणी सालियान का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि इनोसेंट मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं। भाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सिर्फ आरोपी है, और हर आरोपी एक एक्सक्लूसिव केस है, और उसके आरोप की सिर्फ टेक्निकल आधार के ऊपर प्रोफेशनली लीगल जवाब देना चाहिए। अगर कोई यह बोलता है कि असीमानंद के बयान जिस पे वो चार्जेस तक नहीं फ्रेम कर पाए, वो कौन सा बयान जो तिहाड़ जेल के अंदर एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया गया जिस पे जेलर टर्मिनेट हो जाना चाहिए, कि एक जेल में बंद अपराधी के साथ किसी मैगजीन ने इंटरव्यू कैसे किया, उस इंटरव्यू को उल्टा इकबालिया बयान मानकर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर यह कहे कि इसके बेस पे सारे मुस्लिमों को छोड़ देना चाहिए,